नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आपकी बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जी हां, ये वही सवाल हैं जो आपसे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो हम इन सवाल को और इनके जवाब को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारे लाइव है, कार्टून और मैप का लाइव आज है, कल महामैराथन है जिसमें कि हम पूरी बुक को रिवाइज कर देंगे। तो मेरे लाल, सारी चीजें पढ़ते हुए चलना, साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। आपके पूरे नंबर लाने की जवाबदारी मेरी है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है, व्हाट इज शॉक थेरेपी, एनालाइज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पिछले साल ही पूछा था, इस साल फिर से पूछ सकते क्या। प्रोबेबिलिटी है, मैंने जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो कि आपसे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल इस वीडियो में है। शॉक थेरेपी क्या है भैया? शॉक थेरेपी जो सडन ट्रांजिशन था, जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, जो भी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट थी भैया, उन सारी कंट्री में जो सडन ट्रांजिशन था फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, उसको कहा गया है शॉक थेरेपी। उसको कहा गया है मेरे लाल शॉक थेरेपी। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे भैया? तो सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आए थे? कि अब तक जो देश सोशलिज्म से चल रहे हैं, धड़ से अगर आप उनकी इकोनॉमी क्या करोगे, धड़ से अगर आप उनकी इकोनॉमी कैपिटलिज्म में करोगे तो एकदम से सह नहीं पाएंगे। चेंज अच्छी बात है, लेकिन चेंज धीरे धीरे होना चाहिए। सडन चेंज में नुकसान होता है और इसलिए यहां पे हम इकोनॉमिक क्राइसिस देखने लग गए थे। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ रहा था। प्राइवेट सेक्टर अपना मुनाफा देखता है। पहले चीजें सरकार के कंट्रोल में थी तो सरकार लोगों को रोजगार दे रही थी, सरकार लोगों को बेसिक नीड फुलफिल कर रही थी। अब वैसा नहीं था। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड कैपिटलिज्म, ऑफ कोर्स मेरे लाल, हमने ये देखा है कि कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट सेक्टर आ ही रहा है और साथ साथ में कैपिटलिज्म की ग्रोथ। राइज ऑफ पावरफुल बिजनेस ग्रुप्स, हम लोग देख रहे थे कि बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो एक तरीके से उनकी मोनोपोली बनती चली जा रही थी क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी बाहर से। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां जाके निवेश कर रही थी और हम लोग देख रहे थे कि उन देश में भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, उनका कहीं ना कहीं मेरे लाल फायदा हो रहा था। ठीक है, तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। अब यूजुअली क्या होता है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछा है। वो सवाल क्या है मैं बता देता हूं। सवाल ये था कि आंसर्स लिखते नहीं बनता है सर। ठीक है, आंसर्स लिखते नहीं बनता है। तो जब भी 6 नंबर का सवाल आए ना मेरे लाल, तो तुम्हारी आंसर शीट के पीछे एक रफ वर्क का एक पेज बनाओ। ठीक है, उस रफ वर्क के पेज में क्या करना है तुमको, उस रफ वर्क के पेज में तुम्हें उस आंसर का एक छोटे में आउटलाइन बना लेना है कि मैं ये पॉइंट लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा और फिर आंसर लिखना है। ट्रस्ट मी, कोई सा पॉइंट नहीं भूलोगे और ज्यादा अच्छा आंसर लिखोगे। 10 मिनट ज्यादा जरूर लगेंगे लेकिन ज्यादा बेहतरीन आंसर लिखोगे। मेरी इस एडवाइस को मान लेना, मेरी एडवाइस को मानने में तुम्हारी भलाई है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है, explain the sources of conflict and tension in former republics after the disintegration of Soviet Union. Illustrate your answer with examples. ठीक है, यहां पे क्या बताया गया भैया? यहां पे कुल मिला के बात करें तो कुल मिला के सवाल यह है कि जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। वहां पे क्या देखने को मिला भैया? वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। जो कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, उनका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब वो अलग अलग कंट्रीज बनी, तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। आप आंसर दीजिए एग्जाम्पल्स के तहत, आपको एग्जाम्पल्स लिखने। ठीक है, अब वही वाली बात है कि सवाल सीधा भी पूछा जा सकता था, लेकिन तुम लोग जो बोलते हो ना कि आजकल सवाल बड़ा टेक्निकल आता है, आजकल सवाल बड़ा टफ आता है। ठीक है, सवाल आजकल सवाल बड़ा टफ आता है। वो टफ इसलिए आता है मेरे लाल क्योंकि जवाब बड़ा सिंपल होता है। बस सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से क्या करती है? सवाल को डिफिकल्ट करती है मेरे लाल। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से बस सवाल को डिफिकल्ट करती है, बाकी एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इनके बाहर नहीं आएगा, इनके बाहर नहीं आएगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, बात करते हैं भैया। तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, many newly independent republics faced political instability, ethnic conflict and civil war. The major examples are, ठीक है, ये बताया गया कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद से
बहुत सारी कंट्री में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, सिविल वॉर देखने को मिला। कहीं पे हम लोग देख रहे थे कि लोग अपने गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो करना चाह रहे हैं, कहीं पे हम लोग देख रहे थे कि कोई एरिया जो है वो देश से अलग होना चाह रहा है। तो ऐसी बहुत सारे अपने को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अब यहां पे तो जो एग्जाम्पल्स मुझे पसंद थे वो मैंने लिख दिए, लेकिन तुम अपने मन से लिख सकते हो। जैसे कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन जॉर्जिया है, मुझे इसकी जगह ये जॉर्जिया वाला नहीं लिखना है, मुझे रशिया का लिखना है। तो मैं यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन, मतलब यहाँ पे मैं कॉन्फ्लिक्ट इन रशिया करके लिख दूंगा कि चेचेनिया और डेगिस्तान, ये दो एरियाज हैं। ये दो एरियाज क्या कर रहे हैं भैया, ये दो एरियाज रशिया से अलग होने की बात कर रहे हैं। इसके के चलते रशिया की सरकार उनको क्या करती है, उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस करती है। इसके चलते हम वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन देखते हैं। ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो सर ने लिखा है वही लिखना है, तुम आंसर लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सिविल वॉर इन तजाकिस्तान में बड़ा सिविल वॉर देख रहे हैं भैया। 1992 से लेकर 1997 तक हमने ये देखा है कि यहाँ पे सरकार के खिलाफ क्या है, सरकार के खिलाफ अब हम लोग देख रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सरकार को नहीं चाहते। हम लोग ये देख रहे हैं कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरिया है, डिस्प्यूटेड रीजन है भैया। इस डिस्प्यूटेड रीजन को लेके क्या है, इस डिस्प्यूटेड रीजन को लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इन देशों में कैपिटलिज्म तो आ गया, मेरे लाल, लेकिन इन देशों में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने को देखने को मिलती है। कंटिन्यूअस वॉर, कंटिन्यूअस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो देश की हालत काफी खराब होती जा रही है, ठीक है। यही तुम्हें लिखनी है, एग्जाम्पल तुम अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। आप सोवियत यूनियन की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करो। तो बड़ा ही सिंपल सा है। पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि सोशलिज्म के बेस्ड है, ठीक है। सोवियत यूनियन जो था वो क्या था, वो सोशलिज्म पर बेस्ड था, अपोज टू कैपिटलिज्म था, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टेट को दी जाती थी। स्टेट मतलब वहां पे सरकार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था, अपोजिशन वहां पे अलाउड नहीं था, ठीक है। यहाँ की जो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी क्या थी, वो इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी थी। वो इकोनॉमी क्या थी भैया, वो इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी थी, स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड थी, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टेट वहां पे, मतलब सरकार वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखती थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी इंडिविजुअल के पास में नहीं रहते थे। साथ ही साथ में लेकिन वहां पे सरकार क्या करती थी, वहां पे सरकार मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सारी चीजों पे क्या है, इन सारी चीजों पे सरकार बहुत ध्यान देती थी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मेरे लाल यहाँ पे, क्लियर। एक्सप्लेन मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ सोवियत सिस्टम इन द सोवियत यूनियन। यहां पे क्या बताया गया, यहां पे बताया गया है कि आप सोवियत सिस्टम के पॉजिटिव और सोवियत सिस्टम के आप नेगेटिव बताओ, ठीक है। तो जो सोवियत सिस्टम था उसके पॉजिटिव नेगेटिव, पहली चीज पॉजिटिव, इकोनॉमिक इक्वालिटी अपने को देखने को मिलती थी मेरे लाल, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी एक तरीके से हमें देखने को मिलती थी क्योंकि वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, सरकार ने सबको इक्वल बनाने की कोशिश करी। सोशलिज्म इसीलिए आया ताकि जो उनकी इकोनॉमी में, जो उनके देश में जो इनइक्वालिटी थी, वो इनइक्वालिटी खत्म होकर देश इक्वालिटी की ओर बढ़े। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। इनिशियली सरकार ने सारी चीजें प्रोड्यूस करी, फ्रॉम पिन टू द कार, सारी की सारी चीजें क्या हुई, सारी की सारी चीजें मेरे लाल सोवियत यूनियन में बनी। तो यहां पे अपने को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। सोशल वेलफेयर, यहां पे हम लोग देख रहे थे कि सरकार लोगों की मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बड़ा ध्यान देती थी, मिनिमम हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सारी चीजों पे सरकार ध्यान देती थी। तो ये 3 पॉजिटिव फीचर हैं सोवियत यूनियन के। अब नेगेटिव देखो तो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, हम लोग यहां पे देख रहे थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, बस उसी पॉलिटिकल पार्टी में से कोई लीडर बनेगा। इनएफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम, हम लोग देख रहे थे कि सेंट्रलाइज सिस्टम में इनिशियली लोगों को बड़े मजा आए, इनिशियली लोगों को लग रहा था कि वाओ कितना अच्छा देश है, कितनी अच्छी इकोनॉमी है, इक्वालिटी की बात हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उनको समझ में आया कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम नहीं चल सकता है। तीसरा सप्रेशन ऑफ डिसेंट, मतलब जो भी अपोजिशन था उसको वो लोग सप्रेस कर देते थे, कोई फ्रीडम नहीं थी, प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, अपोजिशन की कोई फ्रीडम नहीं थी भैया, वहां पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट, इन सब की फ्रीडम नहीं थी। तो अगर आप किसी इंसान को बार बार दबाओगे तो वो इंसान सहेगा नहीं, ठीक है। अगले उसमें बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेजर कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है।
क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कॉजेज हैं भैया सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के। ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक वीकनेस, हम लोग देख रहे थे कि ओवर द टाइम क्या हो रहा था, ओवर द टाइम वहां पे इकोनॉमिक वीकनेस बढ़ती जा रही थी। हम लोग देख रहे थे कि सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, सोवियत यूनियन एक पॉइंट पे अपने लोगों पे ध्यान ना देते हुए, एक पॉइंट पे अपने लोगों पे ध्यान ना देते हुए सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, सोवियत यूनियन देख रहा था अमेरिका क्या कर रहा है, ओ अमेरिका एक बम बनाएगा, मैं भी बम बनाऊंगा, अच्छा अमेरिका सैटेलाइट लॉन्च करेगा, मैं भी सैटेलाइट लॉन्च करूंगा। इसके चलते वो अपने लोगों पे ध्यान ना देते हुए क्या करने लग गया, मतलब उसका वो जो पैसे हैं वो कहीं और खर्च करने लग गया, और उसके पास इतने पैसे थे भी नहीं, तो उनके सिस्टम इकोनॉमिक टर्म से बड़ा खोखला होते नजर आ रहा था। पॉलिटिकल सिस्टम एंड लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों को लगने लग गया कि भैया डेमोक्रेसी नहीं है। उनको जब पता चला कि वेस्ट के लोग इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी इंजॉय कर रहे हैं, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम इतना अच्छा है, वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हो, वहां पे आप बोल सकते हो, वहां पे आप आराम से रह सकते हो, तो उनको चिढ़, मतलब उनको ऐसा कि नहीं भाई ना हो पाएगा। फिर मिखाइल गोरबच्चव जब रिफॉर्म्स लेके आए भैया, मिखाइल गोरबच्चव के जो रिफॉर्म्स आए इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस को लेके, वो कहीं ना कहीं क्या है, अब तक जो सोवियत सिस्टम, जो डर, जो अपन बोलते हैं ना कि लाठी के डर से जो सोवियत सिस्टम बंधा हुआ था, वो मिखाइल गोरबच्चव के रिफॉर्म के बाद में धीरे 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 वो बबल फूट गया। वो बबल क्या हुआ, वो बबल फूट गया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रिपब्लिक्स, स्पेशली हम लोग ये देख रहे थे भैया, जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे भैया, यहां पे हम लोग ये देख रहे थे कि यहां पे नेशनलिज्म की भावना जागने लगी। क्यों जागने लगी? क्योंकि ऐसा देखा गया कि ये जो सोवियत यूनियन जो बहुत बड़ा था, ये जो सोवियत यूनियन में लाल, ये सोवियत यूनियन जो बहुत बड़ा था, इस सोवियत यूनियन में हमेशा वो रशिया वाला एरिया डोमिनेट कर रहा था, और दूसरे एरिया को ऐसा लगता था कि हम यूएसएसआर में रह के भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है भैया। इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द आर्म्स रेस के चलते कि अमेरिका ने 2 बंदूक खरीदी तो 2 मैं भी खरीदूंगा। फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम, वही कि कम्युनिस्ट सिस्टम के वहां पे फेलियर की वजह से, जो उनका सिस्टम था उनके फेलियर की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम्हें और पॉइंट लिखने हैं तो तुम एडमिनिस्ट्रेटिव वाला लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर लिख सकते हो कि यहां पे बहुत ज्यादा करप्शन था। यहां पे क्या था भैया, यहां पे बहुत ज्यादा करप्शन था, क्योंकि अगर सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में और एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो दे आर बी लाइक काम करवाना है 500 रुपए लगेगा 500, ठीक है, ऐसा देखने को अपने को यहां पे मिलता था मेरे लाल। ठीक है, हु वाज मिखाइल गोरबच्चव, वाज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? तो मिखाइल गोरबच्चव कौन थे भैया? मिखाइल गोरबच्चव लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें हल्का सा डिफिकल्ट लगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें कंसेप्ट, ये एकदम कंसेप्ट पे दे रहा है, तुम्हारे दिमाग पे दे रहा है कि क्या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन इस आदमी की वजह से हुआ है, क्या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन इस आदमी की वजह से हुआ है। तो ये सवाल ने तुम्हारे दिमाग पे दी है, दिमाग पे दी है मतलब मेंटल एबिलिटी चेक की है। इट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, who was Mikhail Gorbachev? Was he responsible for the disintegration of Soviet Union? So Mikhail Gorbachev was the last president of the Soviet Union. It was not appropriate to blame him for the disintegration of Soviet Union. मिखाइल गोरबच्चव कौन थे? तो मिखाइल गोरबच्चव सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट थे। इसके बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। ये सही नहीं होगा कि हम मिखाइल गोरबच्चव को क्या करें, हम मिखाइल गोरबच्चव को ब्लेम करें सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से। ऐसा क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन का सिस्टम ऑलरेडी खोखला हो चुका था। अगर मिखाइल गोरबच्चव रिफॉर्म नहीं भी लेके आते तो सोवियत यूनियन मात्र 10-15 साल और चलता, लेकिन डिसइंटीग्रेशन होना तय था। मिखाइल गोरबच्चव अपने देश की अच्छाई के लिए रिफॉर्म्स लेके आए थे। बस ये है कि रिफॉर्म्स लाए बाद चीजें संभली नहीं और डिसइंटीग्रेशन हो गया। उनका पर्पस ये नहीं था कि मैं रिफॉर्म लाऊंगा तो डिसइंटीग्रेशन होगा, उनका पर्पस ये था कि मेरे देश तरक्की करे। ठीक है, तो उनके इंटेंशन करेक्ट थे, लेकिन चीजें उल्टी पड़ गई और वो रिफॉर्म नहीं लाते तो आने वाले 10-15-20 साल बाद में होता, लेकिन सोवियत सिस्टम बड़ा खोखला होते जा रहा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, why it is said that the collapse of Berlin Wall signified the collapse of bipolar world? collapse of Berlin walls का मतलब, collapse of Berlin wall का मतलब क्यों है कि जो बायपोलर वर्ल्ड था, जो बायपोलैरिटी थी, उसका कोलैप्स है। अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक, Germany was partitioned during the era of bipolar. The faction of East Germany, Soviet Union, consisted of the faction of the West Germany एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। ठीक है, तो यहां पे ये बताया गया कि जर्मनी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वेस्ट जर्मनी जो था वो यूएसए मतलब कैपिटलिज्म, ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर के उसमें था।
जब हमने देखा कि बर्लिन वॉल का कोलैप्स हुआ 1989 में, तो जब बर्लिन वॉल का कोलैप्स होता तो एक तरीके से सिग्नल था कि जो जर्मनी जो डिवाइडेड था, वो जर्मनी जो कि डिवाइडेड था ईस्ट और वेस्ट में, वो जर्मनी जो कि डिवाइडेड था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में, उस जर्मनी की दीवार का कोलैप्स दिखाता है कि बायपोलर वर्ल्ड की समाप्ति हो गई है, डिसइंटीग्रेशन हो गया है, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है, और कहीं ना कहीं अब जीत जो है वो कैपिटलिज्म की है। ठीक है, तो ये सवाल आएगा तो 2 या 4 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा में नहीं आएगा। हमारा होता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 यहां पे होता है मेरे लाल अपना कंप्लीट। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आउटलाइन द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की प्रोसेस को क्या करना है? यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बताना है। तो अपना पहला सवाल है आउटलाइन द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कैसे बना है? तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1948 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called as Marshall Plan. तो ऐसा देखा गया भैया कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग ये देख रहे थे कि सारा यूरोप आपस में लड़ रहा था, कट रहा था, भिड़ रहा था। अब यूरोप की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। ठीक है, जितनी कॉलोनीज थी उनको भी आजादी दे दी, यूरोप की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। अब अमेरिका को यह था कि अगर मैंने यूरोप को पैसे नहीं दिए तो ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी सोशलिज्म के चपेट में आ जाएंगे। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत इन यूरोपियन कंट्रीज को पैसे देने की सोची। पैसे देने की इसलिए सोची क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी इकोनॉमिक हालत खराब हो चुकी है। इकोनॉमिक हालत इनकी खराब हो चुकी है तो इनको पैसे लगेंगे तो इनका डेवलपमेंट हो पाएगा, डेवलपमेंट होगा तो ही ये कैपिटलिज्म में रहेगी। तो इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते अमेरिका ने दिमाग लगाया। अब यहां पे अंडर द मार्शल प्लान ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEC वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने पैसा दिया, यूरोप ने एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप था OECC। ठीक है, तो मार्शल प्लान का जो पैसा है वो इस ग्रुप को मिलता है। इस ग्रुप से सभी कंट्रीज कोऑपरेट कर रही थी, पैसा बांट रही थी, अपना डेवलपमेंट कर रही थी। तो यहां पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ तो काउंसिल ऑफ यूरोप बना, वहां से पॉलिटिकल कोऑपरेशन होने लगा। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन से बात चली, फिर पॉलिटिकल कोऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा भैया कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई, वहां पे और ज्यादा हम लोग क्या देख रहे थे? और ज्यादा कोऑपरेशन होने लगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह धीरे धीरे से साइन होने लग गए, मतलब फ्री ट्रेड एरिया बनते चले गया, ऐसा कहने का मतलब है। और साथ ही में जब हमने देखा, साथ ही में मेरे लाल, जब हमने देखा, क्या देखा कि जब सोवियत ब्लॉक, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यहां पे हम लोग देख रहे थे कि यूरोपियन यूनियन का बनना और ज्यादा स्पीड से, मतलब फास्ट ट्रैक मोड पे आ गया यूरोपियन यूनियन का बनना। 1992 में यूरोपियन यूनियन बन जाता है। इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। नहीं तो तुम सोचो कि सर वो सारा डब्बा याद करना है, बगल में लिखा हुआ सारा डब्बा याद नहीं करना है। जो याद करना है वो मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूं, मैराथन्स में बताते चल रहा हूं, यहां पे बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मिरेकल ऑन द हान रिवर। ठीक है, यहाँ पे हान रिवर में बात हो रही है साउथ कोरिया की। द मिरेकल ऑन द हान रिवर रिफर्स टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया फ्रॉम 1960s to 1990s. During this period, South Korea transformed from a poor, war-torn country into a world-leading industrial economy. मिरेकल ऑन दी हान रिवर को बोला गया साउथ कोरिया भैया। 1960 से लेके 1990s तक हमने देखा कि साउथ कोरिया ने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी अपने डेवलपमेंट में। साउथ कोरिया जो कि पहले गरीब देश हुआ करता था, उस साउथ कोरिया ने इन 30-40 साल में क्या किया? इन 30-40 साल में बहुत ही बेहतरीन अपना काम किया है। कैसे काम किया है? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा भैया। यहाँ पे हमने क्या देखा? गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपनाई, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, रैपिड लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज को प्रमोट किया गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई। ऐसा देखा गया कि सामान बाहर बेचो, उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करो जो सामान बाहर बेचे जाए भैया, इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाए। गवर्नमेंट ने लोन्स दी, सब्सिडीज दी, तमाम तरीके की चीजें दी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स वहां पे राइज हुए, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो सैमसंग, हुंडई, ये सारी जो कंपनीज, एलजी वगैरह, ये जो तुम अपने घर में बहुत सारी कंपनीज देखते हो ना, एलजी, हुंडई की कार देख रहे हो, सैमसंग देख रहे हो, ये सब क्या हो? ये सब साउथ कोरिया की कंपनी है मेरे लाल। ठीक है, और यहां पे हम लोग साथ साथ में देख रहे थे क्योंकि इनकम लेवल बढ़ रहा था तो यहां पे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहे थे, यहां पे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द आसियान वे? राइट इट्स एनी टू ऑब्जेक्टिव। आसियान वे से क्या समझते हो? कोई 2 ऑब्जेक्टिव लिखो। आसियान वे से आप क्या समझते हो? और हमें यहां पे क्या करना है? हमें 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं।
ठीक है। सो अनलाइक द EU देयर इज अ लिटिल डिजायर इन आसियान फॉर सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन. ASEAN country have celebrated what has become the known of ASEAN way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आसियान कंट्रीज का कोई इंटेंशन नहीं है कि जैसे यूरोपियन यूनियन में एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, यूरोपियन यूनियन में हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कॉपरेशन है, ये आसियान कंट्री का कोई इंटरेस्टेड नहीं है भैया. आसियान कंट्री इकोनॉमिक कॉपरेशन में इंटरेस्टेड है, उनको कोई पॉलिटिकल कॉपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है. आसियान वे एक तरीके से इनफॉर्मल है, आसियान वे एक तरीके से ऐसा है कि सारी कंट्री क्या है, सारी कंट्री भैया यहाँ पे इंटरैक्शन करेगी, दैट इज द इनफॉर्मल इंटरैक्शंस होते रहेंगे. नॉन कन्फ्रेंशनिस्ट अप्रोच रहेगी. नॉन कन्फ्रेंशनिस्ट अप्रोच मतलब कि कोई किसी को मारेगा काटेगा नहीं, मतलब दो कंट्रीज के बीच में समस्या है, आओ बैठो बात करो, कोऑपरेट करो, लड़ना नहीं है. ना मैं दूसरी कंट्री के मामले में इंटरफेयर करूंगा, ना वो मेरी कंट्री के मामले में इंटरफेयर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत करो, इनफॉर्मल मीटिंग्स करो, लड़ो मत, इंटरफेयर मत करो, कोऑपरेट करो. ये सब क्या है, ये सब पूरा का पूरा मेरे लाल है आसियान में. आसियान के ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, तो आसियान के ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ. पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरा है कि रीजनल पीस को प्रमोट करना है, और यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल्स है, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, उसके हिसाब से काम होना चाहिए. तो ये दो ऑब्जेक्टिव है आसियान के, इनको ध्यान कर लेना. ठीक है. राइट अबाउट द रोल प्लेड बाय यूरोपियन यूनियन एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यूरोपियन यूनियन को सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये यहां पे अब सवाल है भाई साहब. तो सबसे पहले कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, सारी जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है उसमें यूजुअली देखा गया है कि इनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज लगभग सभी कंट्रीज की सेम होती है. ठीक है. सिंगल मार्केट एंड फ्री मूवमेंट, पूरा यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट है, फ्री मूवमेंट है, आराम से लोग इधर से उधर जा सकते हैं, रह सकते हैं. ठीक है, सिंगल मार्केट है, कोई टैक्स वगैरह वहां पे नहीं लग रहा है. कॉमन करेंसी यूरो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, पूरी तो नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने कॉमन करेंसी यूरो को क्या क्या, कॉमन करेंसी यूरो को अपनाया है. ठीक है. कॉमन लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, इनके लॉज वगैरह कॉमन है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है. तो अगर हम इंस्टीट्यूशंस भी देखेंगे तो इनके ये इंस्टीट्यूशंस भी कॉमन है, पार्लियामेंट भी कॉमन है, इनकी चीजें भी बड़ी कॉमन है. रोल इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, हम लोग देख रहे हैं कि संगठन में शक्ति है. अगर ये यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग रहती है, एक कंट्री रहती तो क्या ही होता बेटा, पिद्दू पिद्दू सी तो कंट्री है. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्री का ग्रुप है तो इनका ग्लोबल पॉलिटिक्स में से बढ़ जाता है. ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूरोपियन यूनियन की बात सुनी जाती है. प्रमोटिंग पीस एंड कॉपरेशन, यहाँ पे एक मेन ये है कि सभी कंट्रीज जो है, सभी कंट्रीज आपस में पीस, कॉपरेशन, स्टेबिलिटीज को प्रमोट करती है. ठीक है, तो ये रहा आंसर. अच्छे से पॉइंट मैंने लिख दिए, इन पॉइंट्स को तुम लोग क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को तुम लोग समझ सकते हो. अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन अपने क्या बात कर रहा है, द यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. ठीक है, यूरोपियन यूनियन हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. एक्सप्लेन, यहां पे क्या है, एक्सप्लेन. यूरोपियन यूनियन का क्या है भैया, यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस से एक्सप्लेन करो. तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में बात करें भैया, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आता है. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आता है यूरोपियन यूनियन. एक कंट्री की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे यूनियन की बात कर रहे हैं, तो इनकी इकोनॉमी काफी बड़ी हो जाती है. ठीक है, इनके यहाँ पे अपनी इनकी सिंगल करेंसी चलती है, यूरो चलती है, वही संगठन में शक्ति है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखोगे तो इनकी अपनी पार्लियामेंट है, अपने इंस्टीट्यूशंस है, इनका अपना कोर्ट है, तो ये इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है. देखो मेरे लाल, यहाँ पे जो तुमने पढ़ा था इसी चीजों को यहाँ पे रिपीट कर दिया है. तो दिखने में लगता है कि बहुत सारे सवाल है, लेकिन मेरे लाल होते वो 2-3 सवाल ही है, जिसको कि अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है. होते वो 2-3 सवाल ही है. ठीक है, ये हो गया इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखेंगे भैया, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इनका रोल बढ़ जाता है. इनका एक मेंबर को क्या है, एक मेंबर को परमानेंट सीट है यूएन में. वो कौन सा है, वो है फ्रांस. फ्रांस को क्या है, फ्रांस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिली है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पर बात करनी हो तो यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक की तरह काम करता है, मतलब सभी कंट्रीज एकजुट में कहती है अगर डब्ल्यूटीओ की किसी पॉलिसीज को मानना है, किसी पॉलिसी को नहीं मानना है, तो यहाँ पे ये एकजुट में काम करते हैं. मिलिट्री एंड सिक्योरिटी रोल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भैया कि सभी कंट्रीज एक यूनियन के उसमें रह रही, तो इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी बड़ी हो जाती है. दे आर दी पार्ट ऑफ दी नेटो. ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख सकते हो. ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई है. व्हाई डज आसियान स्टिल रिमेन
प्रिंसिपलियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, आसियान एक इकोनॉमिक एसोसिएशन बनकर ही क्यों रहा है? ठीक है, तो अगेन इसका आंसर हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि आसियान की कोई इच्छा नहीं कि वो यूरोपियन यूनियन जैसे एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने। आसियान कंट्रीज का पर्पस था अपना डेवलपमेंट करना। ये इमर्जिंग एशियन कंट्रीज है, इनका मानना है कि अपना डेवलपमेंट करना है, ये आसियान वे से काम करते हैं। इनका कोई पर्पस नहीं है पॉलिटिकल कॉपरेशन करना। इनका ये मानना है कि मैं तेरे मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। इन लोगों ने कॉमन मार्केट बना दिए हैं, आसियान कंट्रीज ने कॉमन, मतलब सभी कंट्रीज के बीच में कॉमन मार्केट है, प्रोडक्शन बेस है, तमाम तरीके की चीज है। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद में एक्सप्लेन एनी 6 रीजन फॉर द राइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी। ठीक है, चाइना की जो इकोनॉमी है इसके राइज के लिए 6 रीजन बताओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, चाइना यूजली 1949 से लेके 1949 से लेके मेरे लाल हम लोग देखते हैं कि 1949 से लेके 1970s तक हम लोग क्या देखते हैं, 1970s तक हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि चाइना क्या करता है, चाइना सोशलिज्म की पॉलिसी अपनाता है, चाइना यूएसएसआर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन 1970s के आसपास चाइना को लगता है कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। तो चाइना सबसे पहले अपने अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या करता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश करता है भैया। 1973 में क्या होता है, 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी आती है। ठीक है, 4 मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी आती है। इसके तहत क्या होता है, चाइना के 4 सेक्टर पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। वो 4 सेक्टर कौन कौन से रहते हैं भैया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन 4 चीज पर क्या, इन 4 चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इन चारों सेक्टर को धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज करने की बात होती है। साथ ही साथ में ओपन डोर पॉलिसी आ जाती है 1979। ये लैंडमार्क पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी मतलब कि आज तक जो चाइना अपने गेट बंद करके रखा था, वो चाइना उसी गेट को ओपन अप कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को न्योता दे रहे कि आओ हमारे देश में क्या करो, हमारे देश में निवेश करो। ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे थे कि चाइना ने धीरे धीरे क्या किया, एक एक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया। सबसे पहले एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने की बारी आई तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो होते भैया कि मान लो ये इतना बड़ा चाइना है, इतने बड़े चाइना में कुछ कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, इन एरियाज को बोला गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बाहर की कंपनीज आती है, बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करती है भैया, इनको टैक्स फ्री मिलता है, इनको यहाँ पे लेबर चीप मिल जाती है, तो तमाम तरीके की इनको फैसिलिटीज मिलती है। और 2001 में चाइना WTO में एंट्री ले लेता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी में कंप्लीट शिफ्ट दिखाता है कि चाइना में कहने को कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, लेकिन ऐसे देखो तो चाइना कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ चुका है। क्लियर है, ये चीज अपने को यहां पे समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन है मेरे लाल, कंपेयर यूरोपियन यूनियन विद आसियान। तो यूरोपियन यूनियन विद आसियान तुम कंपेयर कर लोगे, कैसे कंपेयर करोगे? अब तक जितना भी तुमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा है कि यूरोपियन यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना, मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने पैसा दिया, 1992 में यूरोपियन यूनियन बना है, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉपरेशन होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, तमाम तरीके की चीजें लिख दोगे। आसियान 1967 में बना, 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, बैंकॉक डिक्लेरेशन से आसियान बना है। आसियान कंट्रीज आसियान वे के हिसाब से काम करती है। ठीक है, आसियान में 3 कम्युनिटीज अपन मेनली देखते हैं, 3 पिलर्स पर काम करता है। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो कि इनकी सिक्योरिटी के बारे में देखता है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि ट्रेड और इन सारी चीजों से रिलेटेड है, आसियान कल्चरल कम्युनिटी जो कि क्या बात करता है भैया, जो कि बात करता है कल्चरल कॉपरेशन की। तो तुमने जितना भी आसियान और जितना भी यूरोपियन यूनियन में पढ़ा है बस वही का वही लिखना है, कोई ये अलग से क्वेश्चन नहीं है। तुम लोग घबरा जाते हो कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये सवाल आया है मेरे लाल, तो तुमने यूरोपियन यूनियन में तुमको जितना पता है तुमने सब लिख दिया, आसियान में जितना पता है सब लिख दिया। एक चीज तुमने लिख दी कि यूरोपियन यूनियन में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉपरेशन दोनों हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ज्यादा पावरफुल है, आसियान थोड़ा सा कम पावरफुल है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में ज्यादा कंट्रीज है, आसियान में कम कंट्रीज है। ठीक, ये चीज क्या हो गई, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ इंप्रूवमेंट इन चाइनीज इकोनॉमी, नॉट एवरीवन इन चाइना has received the benefit of economic reform. Support the statement with 3 argument. चाइना में भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हो भैया, चाइना में भले इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हो, लेकिन उस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा सबको नहीं पहुंचा है। आप इस चीज को एक्सप्लेन करो, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो, 3 एग्जांपल्स दो। तो ये बात सही है कि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर हुई है, लेकिन वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ा है भैया, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह मशीन से काम होगा तो लोग क्या होंगे, लोगों को नौकरी नहीं मिली एक समय पे। जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस थी,
फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन थी, वर्कर की जो कंडीशंस थी वो बहुत बुरी हो गई थी, जितनी कि यूरोप में 19 सेंचुरी में थी। क्यों बुरी हो गई थी? क्योंकि चाइना को ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना था भैया। बाहर की कंपनियों को चाइना चाहता था कि बाहर की कंपनी आके चाइना में इन्वेस्ट करे, तो चाइना ने लेबर लॉ बड़े ईजी कर दिए, खूब सारा काम करवाओ। अब चाइना के लेबर लॉ इजी होंगे तभी तो बाहर की कंपनीज आएगी। चाइना में पूरी फ्रीडम है कि वर्कर से खूब सारा काम करवाओ, कम पैसे में करवाओ, तो बाहर की कंपनीज आई, चाइना में इन्वेस्ट किया, तो लोगों की वर्किंग कंडीशंस काफी खराब हुई यहाँ पे। ठीक है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन पहुंचा है, करप्शन बहुत ज्यादा हुआ है भैया, इनइक्वालिटीज बढ़ती चली गई यहाँ पे, अमीर अमीर होते चले गया, गरीब गरीब होते चले गया। ये तमाम तरीके की चीजें अपने को देखने को मिली। साथ साथ में इनइक्वालिटी हमें कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस में भी देखने को मिली। ठीक है, कोस्टल और इनलैंड मतलब, कोस्टल मतलब समुद्री किनारों में हमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला अमीरी, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला गरीबी। यहाँ से होता है एक्सपोर्ट, कोस्ट से होता है एक्सपोर्ट। ये एरिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट कम देखने को मिला, गांव में डेवलपमेंट कम देखने को मिला, शहर में डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिला। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, यहाँ पे भी हमें गैप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। और ये बात हो गई अपनी क्या, ये बात हो गई है मेरे अपनी यहाँ पर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर की। ठीक, अब बारी आती है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर की। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर में क्या है, व्हाट वाज नेपाल डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। ठीक है, नेपाल का डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन क्या था, हमने ये देखा कि नेपाल क्या था, नेपाल एक मोनार्कियल कंट्री था, वहां पे एक मोनार्क के हाथ में पावर थी, लोग वहां पे डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक है, नेपाल में हम लोग एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। क्या देख रहे थे भैया, हम लोग नेपाल में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे मोनार्क, एक तरफ थे मोनार्क, एक तरफ थी 7 पार्टी अलायंस, एक तरफ थे माओइस्ट ग्रुप, एक तरफ थे माओइस्ट ग्रुप। ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। अब ये फ्लो चार्ट तुम पेपर में बना के आ सकते हो। यहां पे तुम लोग लिख सकते हो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे मोनार्क है, 7 पार्टी अलायंस है, माओइस्ट है, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। ये लोग डेमोक्रेसी चाहते थे लेकिन इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किए। ये लोग डेमोक्रेसी चाहते थे लेकिन ये वायलेंट मींस अपनाया इन्होंने। ठीक है, और मोनार्क पावर देना नहीं चाहता था, मोनार्क पावर देना नहीं चाहता था। फाइनली हम लोग क्या देखते हैं भैया, फाइनली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग फाइनली मेरे लाल ये देखते हैं कि 2006 के बाद से, 2006 से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी धीरे धीरे 2006-8 में धीरे धीरे आना स्टार्ट हुई एंड 2015 में फाइनली नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, 2015 में नेपाल ने फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। ठीक, नेपाल का सवाल आएगा मेरे लाल तो 4 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आएगा, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा नेपाल का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मिलिट्री रूल सिंस इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान में जो हमने डेमोक्रेटिक और सिविलियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ मिलिट्री गवर्नमेंट देखी है उसके बारे में बताओ। तो शुरुआत में देखते भैया, तो इनिशियली पाकिस्तान अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम विद इलेक्टेड गवर्नमेंट। However, political instability, weak institution and frequent changes of government created problem in maintaining stable democracy. पाकिस्तान ने मेरे लाल, पाकिस्तान ने बात तो करी थी क्या, पाकिस्तान ने मेरे लाल बात तो करी थी कि हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, लेकिन ऐसा सच हुआ नहीं क्योंकि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस वीक थे। पाकिस्तान के जो अलग अलग जैसे अपने इंस्टीट्यूशन कोर्ट वगैरह मजबूत थे ना, वैसे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस बड़े वीक थे। इसी के साथ साथ में मुद्दा क्या था, इसी के साथ साथ में बार बार पाकिस्तान क्या बोलता था कि अगर हमको कश्मीर चाहिए, अगर हमको कश्मीर चाहिए तो मिलिट्री का रूल रहने देना है। ठीक है, तो इस वजह से भी वहां पे मिलिट्री रूल काफी ज्यादा प्रमोट हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि जो अयूब खान थे, अयूब खान ने क्या किया, अयूब खान ने पावर को अपने पास में ले लिया, अयूब खान ने पावर अपने पास में ले लिया और यहां से हम लोग देख रहे थे कि मिलिट्री डोमिनेंस स्टार्ट हुआ है। अयूब खान के बाद में हम लोग देख रहे थे कि भुट्टो के पास में पावर आया। ठीक है, भुट्टो के पास में पावर आया, भुट्टो के पास में कुछ समय पावर रहता है, उसके बाद में जिया उल हक के पास में पावर आया, जिया उल हक के पास में पावर कुछ समय तक रहता है, फिर वापस से हमने देखा, फिर वापस से हमने क्या देखा, फिर हमने वापस से देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, बेनजीर भुट्टो आए, नवाज शरीफ आए एंड लास्ट में फिर परवेज मुशर्रफ आए। ठीक है, तो तुम लोग देखोगे कि 1999 परवेज मुशर्रफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहां पे सरकार कब बदली, सरकार भैया यहां पे बदल रही है, हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे सरकार बदल रही है 1971 के बाद से, क्योंकि वॉर में हार गए। तो जब तुम देखोगे कि इंडिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 1971 1999, तब तक पाकिस्तान में सरकार बदली है, मतलब इंडिया सीधा सीधा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इनके नाम मैंने तुमको मैराथन में याद करवा दिए थे कि कौन सा नेता कब आया है, इसलिए मैं इस आंसर पे इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं। मैराथन्स देखो, लाइव सेशन मेरे साथ में करना है मेरे लाल, ठीक है। जो मैं स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, अंधेरे में तीर नहीं मार रहा हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर इस आंसर को भगा दिया। मैंने तुमको याद करवाए थे, तुमको होमवर्क दिया था कि मम्मी पापा को याद करवाना है, ठीक है। बच्चों को कुछ को ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। मालदीव्स और इंडिया के बीच के रिलेशन को बताओ। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है भैया, 2 मार्क्स से ज्यादा में ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या देखते हैं, नवंबर 1998 में सम हैंडफुल ऑफ टेररिस्ट ट्राई टू ओवरथ्रो अब्दुल गयूम गवर्नमेंट विद फॉरेन हेल्प। On the request of President of Maldives, India sent its army and completely defeated the conspirators. India army stayed at the Maldives for a year until the government of Maldives got stable and returned India on 3 November 1989. The Maldives successfully organized the 5th SAARC summit in its capital in 1990. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि वहां की सरकार को कुछ लोग, कुछ टेररिस्ट ग्रुप और कुछ बाहर की फॉरेन एजेंसीज जो थी वो वहां की सरकार को गिराना चाहती थी, ओवरथ्रो करना चाहती थी। जब वहां के प्रेसिडेंट ने हेल्प मांगी तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उनकी हेल्प की मेरे लाल। और वहां पे इंडिया की आर्मी तब तक रही जब तक कि मालदीव्स में चीजें स्टेबल नहीं हुई। तो यहां से कुछ हमारे मालदीव्स के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। इसमें तुम लोग क्या ऐड कर सकते हो, इसमें तुम लोग ऐड कर सकते हो कि मालदीव्स बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री पर चलता है और भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में। तो कहीं ना कहीं इंडिया मालदीव्स को एक अच्छा खासा बिजनेस दे रहा है। 5th सार्क समिट जो हुई थी वो कहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी, वो मालदीव्स में ही ऑर्गेनाइज हुई थी। क्लियर है, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एंड पॉलिटिक्स आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। बांग्लादेश क्यों बना है, सबसे पहले रीजन क्या था भैया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग देख रहे थे कि आजादी के बाद में क्या हुआ है, आजादी के बाद में इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री बने। ये जो था ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये था ईस्ट पाकिस्तान। हम लोग ये देख रहे थे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेशन में ये लोग हमेशा इन पर डोमिनेट करते थे, हमेशा सरकार इनकी थी और इनकी सरकार इनको क्या करती थी, इन पर डोमिनेट करती थी, ठीक है। सरकार इकोनॉमी के टर्म्स में भी, डेवलपमेंट के टर्म्स में भी यहां पर ध्यान देती थी, इन लोगों पर ध्यान नहीं देती थी, तो इन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फील होता था। दूसरा, यहां पे उर्दू लैंग्वेज बोली जाती थी, यहां पे बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी। इनके ऊपर जबरदस्ती उर्दू लैंग्वेज क्या है, जबरदस्ती उर्दू लैंग्वेज इंपोज की गई भैया, जबरदस्ती उर्दू लैंग्वेज यहां पे इंपोज की गई। तो दूसरा क्या है, दूसरा इन लोगों ने फिर से रेजिस्ट किया, ठीक है। जब 1970s में इलेक्शन होते भैया, 1970s में इलेक्शन होते तो यहाँ पे शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी आवामी लीग को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिलती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जनरल याह खान जो रहते हैं भैया वो मानते नहीं है, ठीक है, वो मानते नहीं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपनी आर्मी यहाँ पर भेज देते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल देते हैं। जब ये लोग अपनी आर्मी यहाँ पर भेज देते हैं तो लिबरेशन वॉर होता है 1971, जिसमें इंडिया ने एंट्री ली और बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरा दिया, ठीक है। पॉलिटिक्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, जब बांग्लादेश बन गया उसके बाद की पॉलिटिक्स कैसे रही भैया, तो शुरुआत में तो क्या रहा है, शुरुआत में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है, क्योंकि इनको हमेशा दबाया गया है, कुचला गया है। तो शेख मुजीबुर रहमान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो इनिशियली तो क्या देखने को मिला, इनिशियली तो हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिली है, लेकिन बाद में हमने क्या देखा, बाद में हम लोगों ने देखा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, उन्होंने सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, प्रोटेस्ट वगैरह बैन कर दिए। तो कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान सारा पावर अपने पास में लेना चाहते थे। फिर हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान का क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है, फिर वहां पे कुछ समय तक मिलिट्री रूल रहता है, एंड फाइनली 1990s से हम लोग देखते हैं, 1990s के बाद से हम लोग देखते हैं कि जैसे जनरल एचएम इरशाद और इन सब के बाद में हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या आता है, वहां पे फिर डेमोक्रेटिक रूल आता है। तो शेख मुजीबुर रहमान के बाद में 2 मिलिट्री लीडर्स और आए थे और उसके बाद में हमने देखा, उसके बाद में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश हुई। क्लियर है, ठीक है भाई साहब। एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड डिस्कस इट इंपैक्ट ऑन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया बड़ा सरदर्द वाला चैप्टर है, पता है, और इस चैप्टर से हमेशा 4 और 2 नंबर के सवाल आते हैं। ये भी बता देता हूं, इस चैप्टर से कभी भी 6 नंबर का सवाल नहीं आया, लेकिन 2 सवाल आते हैं। एक सवाल 4 नंबर में आएगा और एक सवाल 2 नंबर में आएगा मेरे लाल, ठीक है। तो इस चैप्टर से 4 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है।
यहां पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बताना है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बताना है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था भैया? तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे दो कम्युनिटीज थी, एक थी तमिल, एक थी सिन्हलास। जो सिन्हलास कम्युनिटी, जो सिन्हलास थे वो मेजोरिटी में थे। वो हमेशा क्या करते थे? वो हमेशा तमिल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तमिल्स की सुनते नहीं थे। इसी के चलते यहाँ पे ये लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, LTTE। ये LTTE एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ये लोग हथियार उठाने लगते हैं, ये लोग हथियार उठा के यहाँ पे सरकार को, सिन्हलास कम्युनिटी के खिलाफ हथियार उठाने लगते हैं। यहाँ से सरकार इन लोगों को मारने लगती है। तो ये पूरा का पूरा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या रोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे तमिल्स को मारा जा रहा था, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भारत सरकार पर क्या किया? भारत सरकार पर प्रेशर बनाया कि आप इंटरवीन करो। इसके तहत जो राजीव गांधी थे भैया, राजीव गांधी जो थे वो श्रीलंका में क्या करते हैं? श्रीलंका में इंटरवीन करते हैं। ठीक है भैया। और इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन होता है 1987 में। इसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे जाती है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाती है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का काम यह था कि वहां पे शांति मेंटेन करके रखना है। ना ही सिन्हलास कम्युनिटी तमिल्स पर अटैक करेगी, ना ही तमिल्स इन पर अटैक करेंगे। लेकिन जो LTTE वाला ग्रुप था वो इन पर अटैक कर देता है, सरकार पर, सिन्हलास कम्युनिटीज पर। इसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ी और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को उनको मारना पड़ा। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत हुआ कि इसको इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार बोली गई है, क्योंकि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वापस आई बिना तमिल्स को प्रोटेक्ट किए। हम लोग श्रीलंका में गए थे ताकि हम तमिल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख सके, लेकिन उनमें उतना पेशेंस ही नहीं था। उन लोगों ने पहले हमला कर दिया तो हमें उन्हीं को मारना पड़ा और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को विड्रॉ करना पड़ा भैया। इसके तहत श्रीलंका और भारत के रिश्ते काफी बिगड़े भी। श्रीलंका में जो लोग दूसरे भी रहते थे, सिन्हलास वगैरह रहते थे, इन लोगों को लगा कि भारत सरकार ने क्यों इंटरवीन किया, भारत की पीस कीपिंग फोर्स ने क्यों इंटरवीन किया। तो इसके चलते हमारे रिश्ते काफी बिगड़े। आज की तारीख में फिर इंडिया श्रीलंका रिलेशन में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है कि तुम्हारे देश में जो भी हो तुम जानो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, राइट अ नोट ऑन सार्क एंड व्हाई इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल। सार्क के बारे में लिखो और सार्क क्यों नहीं काम कर रहा है। तो सार्क भैया 1985 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन 1985 में फॉर्म हुआ था। इसके मेंबर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे रीसेंट मेंबर है। ये क्यों अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी मेंबर स्टेट्स, कंट्रीज के बीच में आपस में लड़ाई है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री भैया। इंडिया एक ऐसी कंट्री जो कि सभी कंट्री से यहाँ पे बॉर्डर डायरेक्टली शेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे मालदीव्स में ऑल्दो नीचे समुद्र आ गया है, श्रीलंका में समुद्र आ गया, लेकिन इंडिया सबसे बड़ी कंट्री और इंडिया ही सभी कंट्रीज से उसकी बाउंड्री मैच हो रही है। अब पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है भैया, उसकी वजह से हम लोग ये देख रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि सार्क की कई बार मीटिंग्स नहीं हो पाती है, सार्क में कॉपरेशन नहीं हो पाता है। यहाँ के लोगों में ट्रस्ट नहीं है, यहाँ की कंट्रीज में ट्रस्ट नहीं है। दूसरी कंट्रीज को लगता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक रीजनल बुली बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री, तो इंडिया अपना फायदा दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया ने सार्क कंट्रीज के लिए सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। ऐसी बात नहीं है, इंडिया इन कंट्रीज का साथ भी बहुत देता है। डिसीजन मेकिंग स्लोज है, बायलैटरल इश्यूज हैं, बांग्लादेश इंडिया के बीच की लड़ाई है, तो ये सारे इश्यूज की वजह से सार्क अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यहां तुम घूम जाओगे। क्या क्वेश्चन है? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के पहले 2 पन्ने से ही एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ठीक है, साउथ एशिया कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस येट स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि साउथ एशिया का अगर हम लोग देखें तो इनका जो वन जियोपॉलिटिकल स्पेस, मतलब कि अगर हम एरिया देखें तो हमारा एरिया कितना पास पास में वन जियोपॉलिटिकल स्पेस है, फिर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सभी कंट्रीज में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज शेयर द हिस्टोरिकल लिंक्स थ्रू एंशिएंट सिविलाइजेशन, colonial experience and the cultural tradition which make the region a single geopolitical space। हम सिंगल जियोपॉलिटिकल स्पेस कैसे? सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम सबके कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री सेम है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लगभग सभी कंट्रीज के साथ में ऐसा हुआ। हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारे कल्चर, हमारी चीजें यहाँ पर सेम है। ठीक है, अगर तुम इन कंट्रीज का कल्चर भी देखोगे तो ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, लेकिन हम लोग भी देख रहे थे कि भारत में हमने देखा कि मुगल्स के दौरान इस्लाम भी आया है। ठीक है, जैसे नेपाल में हिंदूज की पॉपुलेशन जाते, तो हमारा कल्चर
और हमारा जो हिस्ट्री है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं सेम है। इसके तहत हमारे अंदर सबसे पहले तो सेमनेस है, ठीक है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी अगर हम लोग देखें तो हमारी बॉर्डर चिपकी हुई है, हम नदी का पानी शेयर कर रहे हैं, जैसे कि गंगा नदी जो है जो बांग्लादेश जा रही है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश जा रही है, इंडस वाटर पाकिस्तान में जा रही है, ठीक है। माउंटेन्स हिमालयस नेपाल इंडिया पाकिस्तान, ये जो हिमालयस है माउंटेन्स वगैरह सब कॉमन अपने को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अपने को पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलती है भैया? सबसे पहले पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, भारत और श्रीलंका में डेमोक्रेसी रही है थ्रू आउट द टाइम, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला है? मिलिट्री रूल भी देखने को मिला है और डेमोक्रेसी भी देखने को मिली है। नेपाल में क्या देखने को मिला है? मोनार्की भी देखने को मिली है भैया और डेमोक्रेसी भी देखने को मिली है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, फिर उसके बाद में भैया हमारे रिलीजियस और कल्चरल यूनिकनेस है। अगर हमारे अंदर रिलीजियस और कल्चरल यूनिकनेस है तो रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। हमारे रिलीजन, इस पॉइंट को तुम सेम भी लिख सकते हो, मतलब सेम में भी लिख सकते हो, इस पॉइंट को तुम डिफरेंस में भी लिख सकते हो। सेम में कैसे लिखोगे कि सेम हिस्ट्री रही है, सेम रिलीजन, जो हम लोग देख रहे थे कि एक पॉइंट पे तो सबका रिलीजन इसी देश में ही तो फ्लरिश हुआ है ना बेटा, अलग अलग लोग आए, अलग अलग रिलीजन फैलते गए, ठीक है। लेकिन वही डाइवर्सिटी का भी पार्ट है। हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग सभी कंट्रीज में अलग अलग रिलीजन के लोग, ये सबके अलग अलग कल्चर है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस है भैया। इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या है कि सभी कंट्रीज में अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है। पाकिस्तान के देखो कटोरा लेके घूम रहे हैं, हमें देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी है। सोशल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं। अगर तुम ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो ये 3 पॉइंट डाइवर्सिटी के हो गए, 2 पॉइंट जो हो गए, 2 पॉइंट किसके हो गए? 2 पॉइंट यूनिकनेस के हो गए। सवाल आएगा तो 4 मार्क्स में ही आएगा, सवाल आएगा मेरे लाल तो 4 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल, डिस्पाइट द मिक्स रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस द पीपल इन ऑल दीज कंट्री शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। हम लोग डिस्पाइट द मिक्स रिकॉर्ड, अगर हम लोग बात करें कि सभी कंट्रीज का एक मिक्स रिकॉर्ड रहा है डेमोक्रेसी का, ठीक है। कहीं पे मिलिट्री, कहीं पे डेमोक्रेसी, कहीं पे मोनार्की, कहीं पे डेमोक्रेसी, मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है डेमोक्रेसी का, फिर भी सभी कंट्रीज डेमोक्रेसी को चाहती है। एक्सप्लेन करो। सिंपल पॉइंट है, सभी कंट्रीज डेमोक्रेसी को चाहती है। नेपाल में प्रोटेस्ट हुए 7 पार्टी अलायंस का, डेमोक्रेसी के लिए। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो सभी कंट्रीज क्या चाह रही है? सभी कंट्रीज एट द एंड डेमोक्रेसी चाह रही है। सभी को लग रहा है कि डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट बेहतर होगा। तो ये एग्जांपल्स लिख दिए, 2 नंबर में ये सवाल आने की उम्मीद है। क्लियर है? तो यहां तक अपने को चीजें क्लियर हो गई है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Even after sharing a same history, why could roots of democracy not being strengthened in Pakistan as they are in India? ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कॉमन हिस्ट्री रही है, फिर भी पाकिस्तान और इंडिया की कॉमन हिस्ट्री रही है, फिर भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के रूट्स उतने मजबूत नहीं है जितने इंडिया में है। ऐसा क्यों? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सीधा सवाल भी पूछा जा सकता था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है, या तो कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, या तो कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो। यहां पे क्या हुआ है? कान ऐसे पकड़ा है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल क्या है कि हमारी सेम हिस्ट्री है, हमारी सेम हिस्ट्री है, फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं? फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की जड़, इंडिया की डेमोक्रेसी की जड़ काफी मजबूत है और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की जड़ उतनी मजबूत नहीं है। रीजन क्या है? तो रीजन में तुम सबसे पहले लिखोगे कि पाकिस्तान का जो सोशल डोमिनेंस देखते हैं, अगर हम लोग पाकिस्तान का सोसाइटी का कंपोजिशन देखते हैं तो पाकिस्तान की सोसाइटी के कंपोजिशन में मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, मिलिट्री वाले, रिलीजियस लीडर और जो बड़े बड़े जो किसान हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये तीनों नहीं चाहते। ये तीनों नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी आए। इन तीनों को लगता है कि अगर डेमोक्रेसी आएगी तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। ये तीनों अपने फेवर में सोचते हैं, ये तीनों अपने फेवर में सोचते हैं। इसी के साथ साथ में वहां पे इंस्टीट्यूशंस काफी कमजोर है, कोर्ट वगैरह काफी कमजोर है, प्रेस वगैरह वहां पे काफी कमजोर है, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं भैया? दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं भैया, जो यूनाइटेड स्टेट्स, जो अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो भी नहीं चाहती थी पास्ट में कि वहां पे डेमोक्रेसी आए पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि उनके अपने फियर्स थे, उनको अपना डर था कि टेररिज्म ना फैल जाए, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी के हाथ में ना लग जाए। इनको ऐसा है कि मिलिट्री का रूल है तो हम मिलिट्री को पैसा दे देंगे और ये मिलिट्री जीवन भर हमारी सुनती रहेगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे। क्लियर है? यहां तक की चीजें अपने को क्लियर हो गई है। जो 3 बड़े बड़े चैप्टर थे, इन 3 बड़े बड़े चैप्टर के अपन ने क्वेश्चन कर लिए।
अगले अपन चैप्टर पे बढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, और पहला सवाल आता है, तो देखते हैं इस चैप्टर में पहला सवाल है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूएन। ठीक है, यूएन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट। Many believe that such organization will help to avoid the war। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में पूरे वर्ल्ड ने ऐसा सोचा है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर वॉर को होने से रोकेगी मेरे लाल। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते देखा गया लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन 1920 में बना, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है, लीग ऑफ नेशन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, इसलिए लीग ऑफ नेशन क्या कर दिया गया? इसलिए लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया मेरे लाल। और उसके बाद में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर बना यूनाइटेड नेशन 1945 में। 1945 में यूनाइटेड नेशन बना यूएन चार्टर से। 51 कंट्रीज ने यूएन चार्टर साइन किया था। 51 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। और 2011 बाय 2011 यूनाइटेड नेशन में क्या है? यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स है। यूनाइटेड नेशन का पर्पस ये था कि आने वाले मतलब फ्यूचर में अब क्या है? फ्यूचर में अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये यूनाइटेड नेशंस का पर्पस है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब मान लो ये सवाल थोड़ा सा लंबा आ जाए तो तुम लोग क्या लिख सकते हो? इसके बाद में तुम यूनाइटेड नेशन की इन बॉडीज को, इन ऑर्गन्स को भी बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन के ये ऑर्गन है, इनके ये पर्पस है। ठीक है, तो तुम्हें आंसर के मार्क्स मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़े से आंसर की लेंथ बढ़ानी होगी, लेकिन ध्यान रहे जो वर्ड लिमिट पेपर में मेंशन है 180 शब्द, तो 180 शब्द ही लिखना है। मतलब 180 गिनने मत लग जाना, मतलब 2 पन्ने से ज्यादा नहीं होगा 6 नंबर का आंसर। ठीक है, जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी 2.5 पेज, इससे ज्यादा नहीं होगा, सफिशिएंट है, पन्ने भरने मत लग जाना। क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में अगला सवाल क्या है भैया? अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इल्यूसिडेट द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के बारे में बताना है। तो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन सबसे पहले जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जितनी भी कंट्री यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है वो सारी की सारी कंट्री क्या है? वो सारी की सारी कंट्री जनरल असेंबली के मेंबर है। दूसरा ऑर्गन आ जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर को कौन चूज करता है? तो नॉन परमानेंट मेंबर को चूज करती है जनरल असेंबली। जो 5 परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से? तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर क्यों है? क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब यूनाइटेड नेशंस बना था, जब यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर बने थे, तो ये 5 कंट्रीज थोड़ी सी बड़ी पावर दिख रही थी, 5 कंट्रीज बड़ी थोड़ी सी सुपर पावर जैसी दिख रही थी। तो इन 5 को क्या कर दिया गया है? इन 5 को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, उनको कौन चूज करता है? उनको चूज करती है जनरल असेंबली 2 साल के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस हो गया भैया टू स्टैब्लिश पीस। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस है टू स्टैब्लिश पीस इन दी वर्ल्ड। अच्छा, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है इनके पास में क्या है? इनके पास में वीटो पावर। क्या है भैया? इनके पास में वीटो पावर। वीटो पावर मतलब क्या होता है? वीटो पावर मतलब होता है कि इन 5 में से अगर कोई एक कंट्री भी वीटो कर दे तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। अगर इन 5 कंट्रीज में से भी कोई एक कंट्री, मान लो इंडिया बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर इंसान को क्या करना है? एक पर्टिकुलर इंसान को टेररिस्ट घोषित करना है इंटरनेशनल लेवल पे। यूनाइटेड नेशन इसके लिए वोटिंग भी कर रहा है, लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबर में से जैसे चाइना ने वीटो कर दिया तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है वीटो पावर। वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ क्या है? वीटो पावर मेरे लाल सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास में है। क्लियर? देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसके मेंबर भी जनरल असेंबली ही चूज करती है। ठीक है, इनका टेन्योर 3 साल का होता है और इनका काम होता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है। आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि एक समय पे एशिया और अफ्रीका को कॉलोनीज बनाया गया था। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ने इनको गुलाम बनाया था, कॉलोनीज बनाया था। जब ऐसा देखा गया कि कुछ कंट्रीज को जब आजादी मिले मेरे लाल, तो कुछ कंट्री इस स्थिति में थी कि वो अपने आप को अच्छे से गवर्न भी नहीं कर पा रही थी, तो उन पर यूनाइटेड नेशंस नजर बनाए हुए रखा था। यूनाइटेड नेशंस उनके गवर्नेंस सिस्टम में, यूनाइटेड नेशंस उनके डेवलपमेंट में उनको हेल्प कर रहा था। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का वो काम था। आज की तारीख में सब कंट्री अपना डेवलपमेंट वगैरह सब कर ले रही है। ठीक है,
इसके बाद में भैया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे 15 जजेस होते हैं। जनरल असेंबली ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मिलके क्या करता है, जनरल असेंबली ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मिलके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को चुनते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में स्टैब्लिश है। इसके बाद में सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं दी सेक्रेटरी जनरल। ये सेक्रेटरी जनरल कौन होते हैं, सेक्रेटरी जनरल दी पब्लिक फिगर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो चेहरे होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट मतलब कि सारा पेपर वर्क वाला काम, सारा पेपर वर्क वाला काम ये है, ये सब कुछ सेक्रेटेरिएट में होता है। सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक फिगर होते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटेरिएट का ऑफिस कहां पे भैया, इनका ऑफिस अमेरिका में है, ठीक है, इनका ऑफिस अमेरिका में। ठीक, क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द नीड फॉर इंप्रूवमेंट इन यूएन फील्ड एंड व्हाट वर द पैरामीटर चूजन फॉर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहां पे बात हुई कि यूएन में रिफॉर्म्स, ठीक है, यहां पे बात हुई कि यूएन में रिफॉर्म्स, यूएन में इंप्रूवमेंट की बात क्यों आई, और इंप्रूवमेंट करना है तो क्या पैरामीटर होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर को ऐड कर रहे हो, आप नॉन परमानेंट मेंबर को ऐड करो तो क्या पैरामीटर होना चाहिए। सबसे पहले रिफॉर्म्स की बात क्यों आई भैया, रिफॉर्म्स की बात इसलिए आई क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना, आज हम हैं मेरे लाल 2026 में, तो 1945 में जो यूनाइटेड नेशंस बना है वो आज की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। वो उस जमाने का यूनाइटेड नेशन कंटेम्प्रेरी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। आज बहुत सारी कंट्रीज इमर्ज हो चुकी है, आज बहुत सारी कंट्रीज पावरफुल होते जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, अलग अलग तरीके को चैलेंज पे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को डील करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी समय के अनुसार बदलना होगा। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, बायपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुका है, और अगर आपको आज के वर्ल्ड की रियलिटी को देखना तो यूनाइटेड नेशंस आज के वर्ल्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस बस उन 5 कंट्रीज के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब क्या भैया, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बात आई है कि अगर आपको किसी को परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर बनाना है तो क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं। एक तो इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, कोई भी कंट्री अगर परमानेंट मेंबर बनती है तो इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए भैया, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, जो कि यूएन को बराबर पैसा दे, चंदा दे, क्योंकि यूएन कैसे काम करता है, हर कंट्री को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कंट्री बने जो कि यूनाइटेड नेशंस को प्रॉपर पैसा दे रही है। बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उसकी आबादी हद से ज्यादा होनी चाहिए। अ नेशन दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, एक वो देश जो कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, और एक वो देश जिस देश के ऐड होने से डाइवर्सिटी, मतलब एक वो देश जिस देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, कल्चर के टर्म्स पे, इकोनॉमिक टर्म्स में, मतलब इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हो, तो वो देश होना चाहिए। अच्छा, अब इंडिया क्या है, इंडिया इन सभी क्राइटेरिया में फुलफिल करता है भैया। इंडिया इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, हम यूएन बजट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, डेमोक्रेसी अपने यहाँ है, ह्यूमन राइट्स अपने यहाँ पे है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कल्चर के टर्म्स पे, इकोनॉमिक टर्म्स पे, सभी टर्म्स में हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। इसका क्रिटिसिज्म क्या आता है, वो इसका क्रिटिसिज्म ही आता भैया कुछ कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या बोलता है, या कोई दूसरी कंट्रीज है, दूसरी कंट्रीज क्या बोलती है भैया। दूसरी कंट्रीज का कहने का मतलब है, इस क्राइटेरिया का क्रिटिसिज्म है कि पॉपुलेशन को क्राइटेरिया क्यों बनाया। इसके तहत जो कंट्री पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है, जो कि अच्छी बात है, जो कंट्रीज पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है वो तो गलत हुआ ना। मतलब कि अगर आपको यूएन में परमानेंट सीट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। कुछ कंट्रीज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, या यूरोप में हम लोग बहुत कंट्रीज देख रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है भैया, उन कंट्रीज का ऐसा कहना है कि अगर परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो क्या हो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो तो ही परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी। तो ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म है। क्लियर, ठीक है भैया। इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। यहां पे 3 लिखा है, लेकिन 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो इंडिया क्या है भैया, इंडिया यहां पे बोल रहा है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस में रीस्ट्रक्चर मतलब रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया का स्टैंड क्या है, तो तुम लोग जानते हो, इंडिया अपने परमानेंट सीट चाहता है। इंडिया परमानेंट सीट क्यों चाहता है भैया, इंडिया परमानेंट सीट भैया इसलिए चाहता है क्योंकि इंडिया को लगता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज के वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। ये बात हुई है कि यूनाइटेड नेशन में उस समय 51 मेंबर थे, 51 से 193 हुए, तो जब यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप बढ़ी है तो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप क्यों नहीं बढ़ी है, ये इंडिया का स्टैंड है, ठीक है। और अगर आज के वर्ल्ड को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अगर आज की वर्ल्ड कम्युनिटी को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया चाहता है परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर दोनों क्या हो, दोनों इंक्रीज हो, और इंडिया अपने आप को क्या है, इंडिया अपने आप को एक परमानेंट मेंबर चाहता है।
लेकिन अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बनेगा तो ब्राजील, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका ये भी परमानेंट मेंबर बनेंगे, क्योंकि जर्मनी भी अच्छा खासा ग्रो करता है, जापान भी है, ब्राजील एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई भी नहीं है। एक बार यूरोप, अमेरिका, एशिया, हम सारे कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, लेकिन अफ्रीका से हमें किसी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक बात है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। इस चैप्टर से इतने ही सवाल आएंगे मेरे लाल। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। तो अगला चैप्टर क्या है? व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। हम लोग यहां पे बताए गए कि 4 एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी बताओ। तो सबसे पहले क्या है भैया? सबसे पहले डिटरेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या है? डिटरेंस। डिटरेंस मतलब क्या है? डिटरेंस मतलब ये है भैया कि आप तो डर बना दो, एक तरीके से क्या करो, आप प्रिवेंट करो। ठीक है, एक तरीके से क्या करो, आप डर बना दो, सामने वाले के मन में डर बना दो कि वो आप पर अटैक करे ही ना। सामने वाले के मन में आप डर बना दो कि वो क्या करे, वो अटैक करे ही ना। देखो, अगर देखा जाए मेरे लाल, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहला होता है सरेंडर। सबसे पहले सरेंडर मतलब कि अगर हमें पता है कि कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर रही है, तो या तो आप पहले ही सरेंडर कर दो कि भाई तू अटैक मत करना, तू क्या करना, तू अटैक मत करना, हमने सरेंडर कर दिया। ठीक है, दूसरा हो गया प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब ये होता है डिटरेंस, प्रिवेंट में ही तुम डिटरेंस लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या है कि सामने वाली कंट्री आप पर अटैक कर रही है, लेकिन आपने एक तरीके से क्या किया भैया, आपने एक तरीके से अपनी मिलिट्री पावर, आपने, आपके पास में वेपन्स इतने सारे हैं कि सामने वाले कंट्री को पता है कि अगर मैं हमला करूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला भी मेरे पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तुम लोग क्या लिख सकते हो? पहला पॉइंट लिखो सरेंडर, पहला पॉइंट लिखो सरेंडर, दूसरा पॉइंट लिखो प्रिवेंशन। ठीक है, सरेंडर मतलब तुमने सरेंडर कर दिया, दूसरा मतलब कि सामने वाला तुम्हारे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, सामने वाला तुम पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है भैया? तो सामने वाला तुम पे ऊपर अटैक इसलिए नहीं कर रहा है, सामने वाला अटैक क्यों नहीं कर रहा है, सामने वाला अटैक इसलिए नहीं कर पा रहा है भैया कि तुमने अपने आप की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ा ली। ठीक है, तो इसी को डिटरेंस, डिटरेंस मतलब डर बना दिया। मिलिट्री पावर मतलब आपने मिलिट्री को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, आपने मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तीसरा बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या, पावर बैलेंस करके चलते हो अपने दुश्मन से। अगर आपको लग रहा है, फॉर एन एग्जांपल, हमें लगा कि चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो इंडिया ने भी टेस्ट कर लिया, बैलेंस हो गई है पावर। अब अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं होते तो चाइना अपने को बार बार क्या करता, चाइना अपने को बार बार न्यूक्लियर की धमकी दे रहा था। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो डर से पाकिस्तान ने भी क्या किया, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, इसके बाद में अलायंस बिल्डिंग। अलायंस मतलब कि यहाँ पे ग्रुप्स बन गए, यहाँ पे ग्रुप्स बन गए कि इस ग्रुप के अगर किसी भी मेंबर पर हमला हुआ तो माना जाएगा कि सारे मेंबर पर हमला हुआ है। जैसे कि तुम तुम्हारे स्कूल से ले सकते हो कि तुम्हारे स्कूल में ग्रुप होते हैं, अगर एक दोस्त को मारा है तो उस ग्रुप के सारे लोग आ जाते हैं कि यार चल तेरे को मारते हैं, देखते हैं। तो अलायंस हो गया कि आपका एक ग्रुप है, अगर ग्रुप में किसी एक आदमी, किसी एक कंट्री पर भी अटैक हुआ है तो सभी कंट्री समझेगी कि हम पर अटैक हुआ है और रिस्पॉन्ड में सभी कंट्रीज अटैक कर देगी। अलायंस बिल्डिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है नेटो और वॉर्सो पैक्ट, जो हमने कोल्ड वॉर के दौरान देखा था। ठीक है, एक्सप्लेन टेररिज्म एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू द सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, टेररिज्म न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है, तो टेररिज्म इज अ न्यू थ्रेट टू अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एज इनोसेंट पीपल आर टारगेटेड एंड किल्ड टू अचीव डिजायर्ड गोल। Terrorism refers to a political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately. Terrorism refers to a systematic use of brutal force that create an atmosphere of fear in society. टेररिज्म का मकसद होता है समाज में डर। समाज में डर कैसे होगा? जब आप सिविलियंस को, जब आप नॉर्मल लोगों को टारगेट करोगे, नॉर्मल लोगों को टारगेट करोगे, समाज में डर बनेगा, डर बनेगा, टेररिस्ट का मकसद पूरा होगा। उनका काम ही होता है कि डर बना देना। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि डर बना देना। क्या करना? डर बना देना, ताकि लोग और जो सरकार है, जो लोग हैं और जो सरकार है, वो डर जाए और वो टेररिस्ट की बात सुने। ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप क्या चाहते हैं? टेररिस्ट ग्रुप या तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, या तो जो उस देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको चेंज करना चाहते हैं भैया, या साथ ही साथ में कोई इच्छा मनवाना चाहते हैं, वो ये डर के थ्रू करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे जानबूझ के सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं हाईजेकिंग ऑफ प्लान, हाईजेकिंग ऑफ प्लेन्स लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इसके बाद में तुम लोग देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, जो अमेरिका में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो डर बनाने के लिए हुआ है। ठीक, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। देखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बात करता है सिर्फ मिलिट्री पे। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेरे लाल क्या बात करता है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिर्फ बात करता है मिलिट्री, इंटरनल, एक्सटर्नल वॉर, ये सारी चीजों की बात करता है।
जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट होते हैं, ठीक है, या जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वो बात करता है ह्यूमन सिक्योरिटी की, वो बात करता है ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी मतलब किसी एक कंट्री की सिक्योरिटी नहीं मेरे लाल। ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि पूरे विश्व की सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी, पूरा वर्ल्ड सेफ रहना चाहिए। किससे सेफ रहना चाहिए? कोरोना वायरस से सेफ रहना चाहिए। किससे सेफ रहना चाहिए? इन्वायरमेंट से सेफ रहना चाहिए, ठीक है, मतलब जो इन्वायरमेंट, पोल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब कि एक देश की सोवरेनिटी, एक देश की बाउंड्री से ज्यादा मैटर करता है इंसान की सिक्योरिटी। कई बार ऐसा देखा गया है कि खुद की सरकार ही खुद के लोगों को मार रही होती है, गलत है। ह्यूमन सिक्योरिटी, इंसान की सिक्योरिटी मैटर करती है, ये है ह्यूमन सिक्योरिटी का कंसेप्ट, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल नोशन में क्या है? ट्रेडिशनल नोशन में ऐसा बताया गया कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्ट में क्या है कि कंट्री को खतरा किससे होता है? कंट्री को खतरा होता है वॉर से, मिलिट्री एक्शन से, जो पड़ोसी देश या कोई दूसरी कंट्री लेती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी बात करती है कि जो बगल वाली कंट्री या जो एक दूसरी कंट्री आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले रही हो, जो वॉर के लिए कर रही हो। इंटरनल मतलब कि एक देश में बहुत सारे ग्रुप रहते हैं जो कि वॉयलेंस फैला रहे होते हैं, जो कि देश से अलग होने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉयलेंस, वॉर, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इंक्लूड है। नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या है भैया? नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है? तो नॉन ट्रेडिशनल में आता है भैया, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये ह्यूमन सिक्योरिटी, ये ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करता है। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हो गया ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें, ये देश की सिक्योरिटी की बात कर रहा है बेटा, ये ह्यूमन की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ये देश की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। क्लियर है? तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स टू सिक्योरिटी? न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स क्या हैं सिक्योरिटी के? कौन कौन से हैं? तो तुम टेररिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो, इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बर्फ पिघल रही है, ये सारे डिसीजेस जो हैं भैया, डिसीजेस के बारे में तुम लोग लिख सकते हो कि जैसे कोविड-19 एक अच्छा एग्जांपल है कि पूरे वर्ल्ड को चपेट में ले लिया। एचआईवी एड्स वगैरह हो गए, इसमें भी तुम लोग लिख सकते हो कि जो अमीर देश है उनके पास तो एचआईवी एड्स का प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन जो गरीब देश है वहां पे क्या होता है? वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अफ्रीका और साउथ एशिया में देखा गया कि सबसे ज्यादा एचआईवी एड्स से पीड़ित लोग यहाँ पे पाए गए। तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है नॉर्थ साउथ के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी, पॉवर्टी एक तरीके से क्या हो गया? पॉवर्टी एक तरीके से न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है, ठीक। एक्सप्लेन द इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करो या इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी को एक्सप्लेन करो। तो इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी मेरे लाल 4 कंपोनेंट पर बेस्ड है, तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी 4 कंपोनेंट पर बेस्ड है, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या है कि आपको आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि अगर कोई भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का खतरा हो, ताकि कोई भी अगर ट्रेडिशनल थ्रेट हो मेरे लाल, तो अगर आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी ना, तो आप दूसरी कंट्री को रोक सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, इंडिया हमेशा ये चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी मजबूत रहे। अगर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मजबूत रहेंगे तो वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली पीस रहेगा। जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स भी हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मजबूत था, तो कहीं ना कहीं उसने कोविड-19 की वैक्सीन गरीब देशों तक भी पहुंचाई, समझे। तो ये अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉज मजबूत रहेंगे तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स दोनों को केटर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है भैया? थर्ड कंपोनेंट है कि इंडिया को अपने जो इंटरनल जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, इंडिया को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो विद इन दी कंट्रीज आ रहे हैं, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया को इनसे निपटना है, ठीक है, इंडिया को इससे निपटना है। और फोर्थ कंपोनेंट क्या है कि इंडिया को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हम पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे लोगों को। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को क्या है, हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को डील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद है, पेपर में आने की मेरे लिए पूरी उम्मीद है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन अ वेज ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर आपको नोट लिखना है, मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी रही है? तो डिसआर्मामेंट की रही है, आर्म्स कंट्रोल की रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन को समझो भैया। इसमें तुमको याद करना है, क्या याद करना है मैं बता देता हूं, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था? ठीक। केमिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था?
ठीक है भैया, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। एनपीटी, न्यूक्लियर, एनपीटी को ध्यान रखना है, न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी, इसको ध्यान रखना है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को तुमको ध्यान रखना है। इनके ईयर्स को तुमको ध्यान रखना है। तो मैंने तुम्हें कितने ईयर ध्यान रखने को दिए? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी। इन चार के ईयर ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता है, मैंने ज्यादा नहीं बोले, मैंने स्टार्ट वगैरह के नहीं बोले, ठीक है, स्टार्ट या सॉल्ट या दूसरी टीटी के नहीं बोले, बस मैंने तुमको इतने ही बोले। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, एनपीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इनके ईयर ध्यान रखने हैं, एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में आते हैं। यहां से लॉन्ग आंसर नहीं बनेगा, यहां से एमसीक्यू 110% बनता है ईयर्स को मैच करने के लिए। अब रोना मत कि सर याद ही नहीं होता, 4 ईयर याद कर सकते हो। जो बच्चा टॉपर होगा ना मेरे लाल, वो कर लेगा। तुम्हें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं कि कहां से सवाल आएंगे। अब अगर तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या होता है, ये भी एमसीक्यू में आता है, तो ये मैं समझाता हूं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या होता है भैया? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का मतलब ये होता है कि आप अपनी चीजें शेयर कर रहे हो अपने दुश्मन से, दुश्मन मतलब अपने पड़ोसी देश से खास करके, ठीक है। चीजें शेयर मतलब पूरी चीजें शेयर नहीं कर देना कि हमारे पास में ये आर्मी है, हमारी आर्मी यहां पर खड़ी है, फिर वो भी बताते कि हमारी आर्मी यहां पर खड़ी है, हमारे पास में ये वेपन है। आप कॉन्फिडेंस, आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस दे रहे हो। कैसे कॉन्फिडेंस दे रहे हो? कि देख भाई, मेरी आर्मी यहां पे खड़ी है, मैंने तुझे इसलिए बताया क्योंकि मैं तेरे पे अटैक नहीं करना चाहता हूं। अगर अटैक करना होता तो बताता नहीं, मैंने तुझे बताया इसलिए है ताकि तुझे ये रहे कि बस वो सेफ्टी के लिए खड़ी है। अगर तू मेरी छेड़ नहीं लेगा तो मैं भी तेरी छेड़ नहीं लूंगा। ये हो गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ये हो गया मेरे लाल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन से क्या है, इस वाले क्वेश्चन से एमसीक्यू आते हैं। इस वाले क्वेश्चन से क्या है, इस वाले क्वेश्चन से एमसीक्यू आते हैं। तो तुमको ये चार के बस तुमको ईयर ध्यान रखने हैं। और तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और एनपीटी का ईयर लिखोगे, कमेंट सेक्शन में अभी लिखोगे। अगर तुमने कमेंट सेक्शन में अभी लिखा ना तो तुमको याद हो जाएंगे। तुमने 2-3 बार इसको लिख लिया ना कॉपी में तो याद हो जाएंगे। मेरी स्ट्रैटेजी मानोगे तो हो जाएंगे याद, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। लिखो लिखो, ये बार बार सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन? अगले चैप्टर पर आ गए मेरे लाल, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर पर आ गए। व्हाट इज मेंट बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप क्या समझते हो? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि पूरे अर्थ का प्रोटेक्शन करना है हमें इस क्लाइमेट चेंज, इस इन्वायरमेंट पोल्यूशन से। पूरी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हाँ, हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रोकना है, जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोकना है, लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रिटेन या यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इंडिया चाइना ने कम नुकसान पहुंचाया तो हमको कम काम करना पड़ेगा। देखो, हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम सबको सफाई करनी है, इस विश्व की, इस पृथ्वी की सफाई करनी है, लेकिन जिसने ज्यादा कचरा फैलाया उसको ज्यादा साफ करना है। ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बात हुई थी भैया अर्थ समिट 1992 में, और ये बात क्या हुई थी? ये बात अर्थ समिट में भी हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में भी हुई थी। अब यहां पे भी तुमको 2 ईयर ध्यान रखने हैं, ठीक है। जो अर्थ समिट थी वो 1992 में हुई। अर्थ समिट कहां पे हुई? 1992 में। अर्थ समिट कहां पे हुई? 1992 में हुई, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है। तो यहां पे ये 2-3 ईयर ध्यान रखने बस। अर्थ समिट 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अब तुम लोग बोलोगे सर ईयर तो बहुत सारे हैं, तुमने अगर 2-3 भी कर लिए ना तो बाकी एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। हैव ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना ध्यान कर लो, क्लियर है? ठीक। द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। गिव एनी 4 एग्जांपल टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इंडियन गवर्नमेंट क्या करी? इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके। हम ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप समझाइए 4 एग्जांपल से। 4 नंबर में ही इस चैप्टर से 6 नंबर का सवाल आता है, मतलब 6 नंबर का चैप्टर है लेकिन सवाल 4 नंबर में आता है। मतलब समझो
कि चैप्टर ये है 6 नंबर का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 4 और 2 में पूछा जाएगा, 4 और 2 में पूछा जाएगा, या फिर पैसेज में पूछ लिया जाता है, या कार्टून में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे बात में क्या समझते हैं, यहाँ पे मेरे लाल बात में तुम ये समझो, मतलब बात में मतलब सवाल में ये समझो कि इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए। अब इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए, तो ये सवाल सीधा सीधा भी पूछा जा सकता था कि इंडिया की इन्वायरमेंटल पॉलिसी या इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है इन्वायरमेंट के प्रति। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता था। क्वेश्चन घुमा के पूछा है। जब भी क्वेश्चन घुमा के पूछे मेरे लाल, तो उस क्वेश्चन में जो शब्द तुमको समझ में आया ना, वो सवाल उसी पे, मतलब कि यहाँ पे तुमको समझ में आया कि इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करिए ग्लोबल एफर्ट्स में, किसमें, इन्वायरमेंटल इश्यूज में इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है। ये पढ़ा है तुमने, तो इसी का आंसर लिखना है। बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सीबीएसई को लगता है बड़े क्वेश्चन देख के तुम घबरा जाओगे, सीबीएसई की साइकोलॉजी को समझो मेरे लाल। क्वेश्चन खतरनाक दिखता है, आंसर छोटा सा है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तुमको ये पॉइंट लिखना है तो ये पॉइंट लिखो, दूसरे पॉइंट लिखना है तो दूसरे पॉइंट भी लिख सकते हो, मल्टीपल पॉइंट है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया बायोडीजल फ्यूल पर फोकस कर रहा है। सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है इंडिया। ठीक है, इंडिया ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेके आया है, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी लेके आया है। ठीक है, इंडिया क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है। तुम लोग अपने मन से भी लिख सकते हो एक दो पॉइंट कि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहा है। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीजें क्या है, तमाम तरीके की चीजें तुम लोग लिख सकते हो। What is resource geopolitics? Explain with an example. Resource geopolitics क्या? Resource geopolitics ये कि resources को लेके लड़ाई है। Resource geopolitics is all about who get what, when, where and how get these resources. कि किस resource geopolitics is all about कि किसको कौन सा resources मिलेगा, कब मिलेगा। ठीक है, resource geopolitics is all about कि किसको कब कौन सा resources मिलेगा। आप resources के लिए लड़ रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल 20th सेंचुरी में क्या था, 20th सेंचुरी में सब लोग ऑयल के लिए लड़ रहे थे। 21st सेंचुरी में सब लोग पानी के लिए लड़ेंगे। अगर हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, हमें ब्रिटेन ने गुलाम बनाया है मेरे लाल, तो ब्रिटेन ने हमें गुलाम क्यों बनाया था, रिसोर्सेज के चलते, कि भारत से रिसोर्सेज लिए, अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया, रॉ मटेरियल भारत से लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाया और पूरे विदेश में सामान भेज दिया, बेच दिया। ठीक है, तो रिसोर्सेज को लेके तो कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ है। तो ये है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। एग्जाम्पल तुम लोग 19th सेंचुरी में ये कॉलोनियल एक्सपेंशन का लिख सकते हो। 20th सेंचुरी के एग्जाम्पल लिखो बेटा ऑयल, कि मिडिल ईस्ट में हम लोगों ने देखा ऑयल को लेके बहुत लड़ाई हुई। और 21st सेंचुरी में कहा जाता है कि एक समय पे फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, तो पानी के लिए आने वाला जो लड़ाई का मुद्दा होगा वो ऑफकोर्स क्या होगा, वो ऑफकोर्स पानी होगा बेटा। ठीक है, यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल कॉमन, गिव एनी टू सजेशन फॉर इट सेफ्टी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल कॉमन, ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या है कि यहां पे किसी एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये कॉमन है। जैसे तुम्हारी कॉलोनी का पार्क, तुम्हारी कॉलोनी का पार्क तुम्हारा नहीं है बेटा, वो पूरी कॉलोनी का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा भी है लेकिन तुम्हारे साथ साथ पूरी कॉलोनी का है। उस पार्क में तुम भी जा सकते हो और कॉलोनी के सभी लोग भी जा सकते हैं। ये हो गया ग्लोबल कॉमन, मतलब ये तुम्हारी कॉलोनी का कॉमन हो गया। अब ग्लोबल कॉमन क्या है कि वर्ल्ड में आउटर स्पेस हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, समुद्र हो गया, ये कॉमन है। यहाँ पे किसी एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन नहीं है, यहाँ पे सभी कंट्रीज का जुरिस्डिक्शन है। ये हो गए ग्लोबल कॉमन्स। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन, गिव एनी टू सजेशन फॉर इट सेफ्टी, गिव एनी टू सजेशन फॉर इट सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दो सजेशंस को देख लो, ये दो सजेशंस काम के हैं। A joint fund should be formalized in which every country should contribute a part of its national income. The fund should be utilized by international communities. ठीक है, मतलब क्या है, एक जॉइंट फंड बनाना चाहिए, एक जॉइंट फंड बनाना चाहिए। जॉइंट फंड का काम क्या होगा भैया कि सभी कंट्रीज थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगी, जैसे कि हम यूएन को पैसा देते हैं, जैसे कि हम सभी को पैसा देते हैं। तो या तो इन फंड्स, एक जॉइंट फंड बनाना होगा जिससे कि इन ग्लोबल कॉमन्स का ध्यान रखा जाए। इन ग्लोबल कॉमन्स में जो समस्याएं आ रही है, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज को लेके, उनको ठीक किया जाए। ठीक है, सिमिलर एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स ग्लोबल कॉमन शुड बी देयर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉमन बट रूल्स आर डिफरेंट। द रोल शुड बी प्लेड बाय ऑल, और सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। ठीक है, भली वो ग्लोबल कॉमन सबके, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानना होगा। ये दो सजेशन है। ठीक है, ये दो सजेशंस है। ठीक है भैया,
व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ है? तो ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो ऑफ आइडिया, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल। ग्लोबलाइजेशन इज फ्लो ऑफ आइडिया, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल। ये डेफिनेशन लिख देना। तुम लोग देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है कि इवेंट एक जगह हो रहा है, ठीक है, इवेंट एक जगह पे हो रहा है लेकिन उसका इंपैक्ट दूसरी जगह पे पड़ रहा है। फॉर एन एग्जांपल, ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई चल रही है, इंपैक्ट भारत पर पहुंच रहा है। फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है, मल्टीपल रीजन है, प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबल इवेंट का इंपैक्ट किसी एक जगह के इंपैक्ट, किसी एक जगह के इवेंट का इंपैक्ट सब पे पड़ रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज फ्लो ऑफ कैपिटल, आइडिया, कमोडिटीज, पीपल, ठीक है। ये चीज हो गई। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ है भैया? क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्निक बढ़ गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए, कैपिटल, पीपल, लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है, किसी एक जगह का इवेंट दूसरी जगह पे इंपैक्ट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो चुका है। एग्जांपल कोविड-19 भी लिख सकते हो, क्लियर है। देन एक्सप्लेन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों का क्या मानना है, कुछ लोगों का मानना है भैया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार सिर्फ कुछ सेक्टर में काम नहीं कर पा रही है, बाकी सेक्टर में सरकार काम करती है, आज भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रखती है। और कुछ लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार बेहतर तरीके से काम करवा रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, सरकार हर चीज की बेटर डिलीवरी कर पा रही है। तो ये तुमने पॉलिटिकल में लिख दिया। बात आती है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, WTO, ये सब कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को एक मजबूती दे रहे हैं। WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में तुम लोग लिख सकते हो कि अमीर देश अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये तुम इकोनॉमिक में लिख सकते हो। या ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को इकोनॉमी में ही देखने को मिलता है, ठीक है, इकोनॉमी में ही देखने को मिलता है। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में दो टर्म तुम्हें ध्यान रखना है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड का कल्चर एक होते जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर होते जा रहा है। वहीं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि नहीं, पूरे वर्ल्ड का कल्चर एक नहीं होते जा रहा है, पूरा वर्ल्ड वेस्टर्न वैल्यूज की तरफ नहीं जा रहा है। वर्ल्ड बस ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबको अलग अलग चॉइसेस मिल गए, ठीक है। कैसे चॉइसेस मिल गए? आज मैं कुर्ता और नीचे जीन्स, तो इंडियन एंड वेस्टर्न का फ्यूजन पहन लिया, तो कल्चर एक नहीं हुआ है, कल्चर आज भी अलग अलग है। इतना आपको ग्लोबलाइजेशन में पढ़ना है। इसी के साथ हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब मुलाकात होगी मैप और कार्टून में, मैप और कार्टून के उसमें आ जाना, छोटा सा लाइव होगा, फटाफट से कर लेंगे तो सारी की सारी चीजें निपट जाएगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। लव यू ऑल। प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं PDF यहीं पे प्रोवाइड करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टाटा, बाय बाय, लव यू। पेपर अच्छा जाएगा, हूं मैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है।